सेक्शन 15 में हम बात करते हैं ड्यूरेशन एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस के बारे में। ठीक है, तो कितने टाइम के लिए जो लाइसेंस है वो वैलिड रहता है और कब कब उसको रिन्यू करवाना है, कैसे रिन्यू करवाना है। तो सेक्शन 15 का सबसेक्शन 1 कहता है ड्यूरेशन ऑफ सेक्शन 3 लाइसेंस। जिस लाइसेंस की डिमांड सेक्शन 3 में हो रही है उसकी ड्यूरेशन क्या होगी। तो इसमें बताया जा रहा है कि जब तक आप अगर पहले से उसे रिवोक ना कर दें, वो कंटिन्यू रहता है फोर्स में फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, जिस डेट पे आपको वो मिला है, जिस डेट पे आपको वो ग्रांट किया गया है तब से। अब ग्रांट में आ जाता है रिन्यू में। ठीक है, तो अगर रिन्यू हुआ है उससे भी 5 साल और अगर ग्रांट हुआ है उससे भी 5 साल। ओके, तो इसका जो मेन रूल अगर हम समझना चाहें तो वो यही है। सेक्शन 3 में जो भी लाइसेंस की बात कर रहे हैं हम, वहाँ पर आपको 5 ईयर के लिए वैलिड लाइसेंस मिलता है। किसके लिए होता है ये? पोजीशन के लिए। ठीक है, जब तक कि आपने उसको पहले ही रिवोक ना कर दिया हो। पहले मतलब आपने पहले ही ना कह दिया हो कि भाई मुझे नहीं चाहिए लाइसेंस और आपने उसको सबमिट ना कर दिया हो। अब इसका एक एक्सेप्शन है। अब वो क्या है देखो, प्रोवाइजो फर्स्ट क्या कहता है, सच लाइसेंस में बी ग्रांटेड फॉर शॉर्टर पीरियड। तो पहले हमने क्या बात करी थी, 5 ईयर्स के बारे में। अब 5 ईयर्स से कम के पीरियड के लिए भी मिल सकता है अगर जिस व्यक्ति को वो चाहिए वो डिज़ायर करे कि भाई उसे कुछ टाइम के लिए चाहिए, केवल कुछ पीरियड के लिए चाहिए, अगर वो कहता है तो। और यदि लाइसेंसिंग अथॉरिटी कंसिडर करती है कि भाई ये नेसेसरी है इस केस में और जो रीज़न है उसको वो राइटिंग में नोट डाउन करेंगी, तो वो शॉर्टर पीरियड के लिए भी उसको दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, जो पर्सन है वो चाहता है कि शॉर्टर पीरियड के लिए मिले। तो जो राजेश है वो अगर 3 साल के लिए चाहता है केवल, तो 5 साल की बजाय वो 3 साल के लिए ले सकता है। ओके, यहाँ पर अथॉरिटी डिसाइड करेगी शॉर्टर के लिए। अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर हाई क्राइम रेट है तो वहाँ पर हो सकता है केवल 2 साल के लिए वो देते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिफ़र कर सकती हैं एरिया टू एरिया और पर्सन टू पर्सन। इसी के बाद आता है सेकंड प्रोवाइज़ो, जो कि हमारा सेकंड एक्सेप्शन भी है। इसमें कुछ कंडीशंस और कुछ प्रोडक्शन के बारे में बात की जा रही है। तो देखिए, इसमें कहा जा रहा है जो लाइसेंस हम सेक्शन 3 के अंडर में दे रहे हैं वो उन कंडीशंस जो कि सेक्शन 9 के 1 के क्लॉज ए के सेकंड पॉइंट में और थर्ड पॉइंट में दी हुई हैं उसके सब्जेक्ट रहेंगे, मतलब उसके अधीन रहेंगे। और जो लाइसेंसी है, जिसको लाइसेंस दिया जा रहा है, वो प्रोड्यूस करेगा लाइसेंस को अलॉन्ग विथ फायर आर्म, एमिनेशन एंड कनेक्टेड डॉक्यूमेंट के साथ लाइसेंसिंग अथॉरिटी के सामने हर 5 साल में। जब भी वो रिन्यू करवाने आएगा तो वो सारी चीज़ें प्रोड्यूस करेगा लाइसेंसिंग अथॉरिटी के सामने, और जो भी सेक्शन 9 की ये कंडीशंस हैं उनको फुलफ़िल करेगा। तो अब हम देख लेते हैं कि सेक्शन 9 की क्या कंडीशंस हैं। देखिए, जो वायलेंट ऑफेंडर हैं उनका 5 ईयर का टाइम, पीस बॉन्ड वाले, और पीस बॉन्ड के टाइम पर हम कोई भी फायर आर्म आपको नहीं देते हैं। ये सारी कुछ कंडीशंस हैं। और जब हमने बात करी थी कि हर 5 साल में आपको सारी चीज़ें लेकर के आनी, तो उसका क्या मतलब था, आपको ला करके लाइसेंस दिखाना है, फायर आर्म दिखाना है, डॉक्यूमेंट दिखाने हैं अथॉरिटी को, उसके बाद ही सारी चीज़ें होंगी। इसकी प्रोसेस कैसे फॉलो होती है वो देखिए। लाइसेंस ग्रांट हुआ आपको डे 1 में, ठीक है, 5 साल ख़त्म हो गए। अब क्या होगा, 5 साल ख़त्म होते ही आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा लाइसेंस, फायर आर्म, डॉक्यूमेंट अथॉरिटी के सामने। ठीक है, वहाँ से वेरिफिकेशन होगा और वेरिफिकेशन के बाद आपका रिन्यू हो जाएगा। इसके बाद आता है सबसेक्शन 2, जिसमें बात की जा रही है ड्यूरेशन ऑफ अदर लाइसेंस। तो ये अदर लाइसेंस कौन से हैं? देखिए, हमने सेक्शन 3 के लाइसेंस की बात ऊपर कर ली थी। अब इसके बाद अलग जो लाइसेंस हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें कहा जा रहा है जो अदर प्रोविजंस में चैप्टर 2 के जो हम लाइसेंस की डिमांड कर रहे हैं उनके बारे में। तो कहा जा रहा है कि अगर आपने अर्लियर उसको रिवोक नहीं किया है तो वो इन्फोर्समेंट में रहेंगे उस पीरियड के लिए जिस पीरियड के लिए वो ग्रांटेड किए गए हैं फॉर द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। और हर केस में ये डिटरमाइन किया जाएगा अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, हो सकता है कि बिज़नेस के केस में अलग टाइम हो और अदर चीज़ों के केस में अलग टाइम हो, तो अलग अलग हो सकता है। अब इसको हम ज़रा अच्छे से समझें तो देखिए, सेक्शन 3 के केस में फ़िक्स टाइम पीरियड है कि 5 साल के लिए आपको मिलेगा। वहीं पर सेक्शन 4 के पीरियड में अथॉरिटी डिसाइड करेगी, क्योंकि ये अदर टाइप के लाइसेंस में आ रहा है जो हमने अभी देखा सबसेक्शन 2 में। नॉन फायर आर्म के लिए हो रहा है, ठीक है।
5 में बिजनेस के लिए जाता है, अथॉरिटी डिसाइड करेगी। 6 में मॉडिफिकेशन के लिए जाता है, अथॉरिटी डिसाइड करेगी कितने पीरियड के लिए देना है। उसी प्रकार से 10 में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जाता है, अथॉरिटी डिसाइड करेगी, ठीक है। और 12 में ट्रांसपोर्ट के लिए जाता है, अथॉरिटी डिसाइड करेगी। सभी में अथॉरिटी डिसाइड करेगी कितने पीरियड के लिए देना है। इसके बाद आता है सबसेक्शन 3, रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस। इसमें कहा जा रहा है कि हर एक लाइसेंस जब तक कि उसको रीजंस रिकॉर्ड करके इन राइटिंग बता ना दिया जाए तब तक वो रिन्यू होगा फॉर द सेम पीरियड जिसके लिए वो ओरिजिनली दिया गया था, ठीक है। मान लीजिए ओरिजिनली 5 साल के लिए दिया गया तो 5 साल के लिए वो रिन्यू होता रहेगा, ठीक है। और जो रिन्यूअल वाली जो चीज़ें होती हैं उन पर सेक्शन 13 और 14 भी अप्लाई होगा, सेम टू सेम वैसे ही जैसे ग्रांट पर अप्लाई होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक रिन्यूअल। सेम पीरियड के लिए ओरिजिनल जो लाइसेंस दिया गया था उसके लिए होता रहेगा, ठीक है। कंटिन्यूस रिन्यूअल भी हो सकता है। बस एक इसका एक्सेप्शन है, जब अथॉरिटी रिफ्यूज़ कर दे और राइटिंग में वो उसका रीज़न भी बता दे तो वहाँ पर वो नहीं होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सेक्शन है वो है सेक्शन 16, जिसमें हम बात कर रहे हैं फ़ीस, कंडीशन, फॉर्म ऑफ लाइसेंस के बारे में। सो इसमें कहा जा रहा है, देखिए जब भी हम लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें कुछ फ़ीस देनी पड़ती है, ठीक है। उसके पेमेंट के बाद ही हमें वो मिलता है। तो उस लाइसेंस के लिए जो फ़ीस लगती है, जो कंडीशन लगेंगी उस पर, जो जिस फॉर्मेट में वो अप्लाई किया जाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें, अब ये जो चीज़ें हैं ये हम ग्रांट के बारे में भी बात कर रहे हैं और रिन्यूअल के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो इन दोनों ही केसेस में ये जो सारी चीज़ें हैं इनका फॉर्मेट सेम वही रहेगा जो कि प्रिस्क्राइब फॉर्म में रूल्स में बता दिया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो 3 चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं वो बाय रूल्स प्रिस्क्राइब कर दी गई है। क्या, फ़ीस कितना अमाउंट लगेगा, कंडीशन जो उसके ऊपर फॉलो करनी पड़ेंगी, और जो फॉर्म है जिस फॉर्मेट में वो डॉक्यूमेंट जाएंगे, ओके। अब इसका जो प्रोवाइज़ो है वो ये कहता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लाइसेंस के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फ़ीस, कंडीशन और फॉर्मेट लगता है, ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है कि देखो, इसमें कहा जा रहा है डिफरेंट फ़ीस, डिफरेंट कंडीशन एंड डिफरेंट फॉर्म में बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ लाइसेंस। तो अगर मान लीजिए बिज़नेस के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए डिफरेंट चीज़ें होंगी सारी, और अगर पर्सनल के लिए कर रहे हैं उसके लिए डिफरेंट होंगी। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट रहेंगी हर एक टाइप के लाइसेंस के लिए। इसके बाद आता है सेकंड प्रोवाइज़ो, जिसमें कहा जा रहा है एडिशनल कंडीशंस के बारे में। तो कहा जा रहा है कि जो हमारी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो किसी भी पर्टिकुलर केस के बारे में एडिशनल कंडीशन बता सकती है, एडिशनल कंडीशन जो प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन के अलावा हैं, ठीक है, वो बता सकती है कि भाई ये सारी चीज़ें भी उसमें लगाना ज़रूरी है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 17, जिसमें हमने बात करी है वेरिएशन, सस्पेंशन, रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस के बारे में। तो जो इसका सबसेक्शन 1 है और सबसेक्शन 2 है ये बात करता है वेरिएशंस के बारे में, मतलब वो चेंजेस के बारे में, उन कंडीशन चेंजेस के बारे में जहाँ पर बात करी जा रही है जो ज़रूरी है, ठीक है। सो इसमें कहा जा रहा है जो अथॉरिटी है, अब अथॉरिटी मतलब लाइसेंसिंग अथॉरिटी, जो अथॉरिटी है वो कंडीशंस को वेरी कर रही है, मतलब चेंज कर सकती है। तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी कंडीशन चेंज कर सकती है, ठीक है, सब्जेक्ट टू लाइसेंस हैज़ बीन ग्रांटेड एक्सेप्ट सच ऑफ हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड। अब इस पूरी लाइन का मतलब क्या है, ठीक है। तो कुछ जो कंडीशंस हैं वो कंडीशन कौन सी वाली हैं, जो प्रिस्क्राइब्ड हैं, ठीक है। अब ये वाली को छोड़ करके जो अदर कंडीशंस हैं वो वेरी करी जा सकती हैं, ठीक है। और ये कौन करेगा, अथॉरिटी, ओके। सो यहाँ पर क्या हो सकता है, देखो क्या वेरी करी जा सकती है, एडिशनल कंडीशंस ऐड करी जा सकती हैं, अथॉरिटी ऐड कर सकती है, ठीक है। क्या नहीं करा जा सकता, पर जो प्रिस्क्राइब्ड हैं उनको नहीं चेंज किया जा सकता है, क्योंकि वो रूल के द्वारा पहले से ही बता दिया गया है। और जब ऐसे चेंजेस करे जाएंगे तो जो अथॉरिटी है वो रिटन नोटिस देगी और होल्डर से ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि भाई वो डिलीवर अप कर देगा अपना लाइसेंस विद इन स्पेसिफाइड टाइम, और इस प्रकार से चीज़ें चलेंगी, ओके। फिर आता है सबसेक्शन 2। ऊपर अथॉरिटी अपने आप कर रही थी, यहाँ पर जो होल्डर है वो अप्लाई कर सकता है वेरिएशंस के लिए, ठीक है। तो जो अथॉरिटी है, तो जैसे ही उनके पास एक एप्लीकेशन जाती है जो होल्डर देता है, होल्डर कौन, लाइसेंस जिसके पास है, जो लाइसेंस होल्ड कर रहा है, वो वैसे जैसे ही एक एप्लीकेशन देगा तो वहाँ पर अथॉरिटी कंडीशंस को चेंज कर सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी सेम ही चीज़ है कि जो प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन है उनको चेंज नहीं किया जाएगा बस। नेक्स्ट आ जाता है सबसेक्शन 3, जिसमें बात कर जाती है सस्पेंशन एंड रिवोकेशन के बारे में। इसमें 5 रीजंस हैं, ये याद रख लेते हैं।
ये 5 रीज़न्स की वजह से आप सस्पेंड कर सकते हो लाइसेंस को और रिवोक कर सकते हो। सस्पेंड मतलब फॉर टेम्परेरी और रिवोक मतलब परमानेंटली। ओके, अब क्या है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी ऑर्डर निकाल करके राइटिंग में उतने पीरियड के लिए, जितने पीरियड के लिए वो समझें, रिवोक कर सकते हैं या फिर सस्पेंड कर सकते हैं। ओके, अब क्या क्या है वो चीज़ें। फर्स्ट, जो होल्डर है वो किसी लॉ के द्वारा प्रोहिबिट किया गया है, ठीक है, इस लॉ के द्वारा या किसी अदर लॉ के द्वारा, या फिर वो अनसाउंड पर्सन हो गया है या फिर वो अनफिट हो गया है लाइसेंस के लिए, ठीक है। और ये जो रिवोकेशन और सस्पेंशन है वो पब्लिक पीस या पब्लिक सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, या फिर जो लाइसेंस उसने प्राप्त किया था वो किसी इन्फॉर्मेशन को सप्रेस करके किया था, मतलब छिपा करके, कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे करके किया था, तो वहाँ पर भी किया जा सकता है। और वहीं पर अगर जो भी कंडीशंस लगाई गई थी लाइसेंस देने से पहले, उन कंडीशंस को कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, तो वहाँ पर भी ये किया जा सकता है। इसी प्रकार से अगर होल्डर फेल हो जाता है डिलीवर अप करने में लाइसेंस को, जो अभी हमने कंडीशन देखी थी सबसेक्शन 1 में, तो वहाँ पर भी सस्पेंड या फिर रिवोक किया जा सकता है। इसके बाद आता है सबसेक्शन 4। यहाँ पर अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन दी जाए बाय होल्डर, तो वहाँ पर उनके द्वारा भी उसको रिवोक किया जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो लाइसेंस होल्डर है वो वॉलंटरली सरेंडर कर रहा है अपना लाइसेंस यहाँ पर, ठीक है, तो वो उसको रिवोक कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं होल्डर की रिक्वेस्ट पर। फिर आता है सबसेक्शन 5, मस्ट रिकॉर्ड रीजंस। तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो जब भी इस प्रकार का ऑर्डर जो वहाँ पर वो वेयरिंग का निकाल रही है सबसेक्शन 1 में, या फिर सस्पेंशन रिवोकेशन का निकाल रही है सबसेक्शन 3 में, तो वो अपने रीजंस को रिकॉर्ड करेंगे जो भी उसके रीजंस होंगे राइटिंग में, ठीक है। और यहाँ पर शेल का यूज़ हुआ है, मतलब ये मैंडेटरी है। उसी के साथ में ये जब वो रीजंस रिकॉर्ड करते हैं तो एक ब्रीफ स्टेटमेंट जो उनके रीजंस का है वो उसको जैसे ही व्यक्ति जिसने भी अप्लाई किया था वो डिमांड करता है तो उसको वो दिए जाएंगे, अनलेस एंड अनटिल पब्लिक इंटरेस्ट में वो चीज़ ना देना बेनिफिशियल हो। अगर ऐसा है तो वो नहीं भी दिए जा सकते। इसी के साथ आता है सबसेक्शन 6। अब देखो, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो जिसके भी सबॉर्डिनेट है वो अथॉरिटी क्या कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है और रिवोक कर सकती है लाइसेंस को, किसी भी ग्राउंड पर, जिस ग्राउंड पर सस्पेंशन या रिवोकेशन किया जा सकता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है। और जो 13 और 14 के सेम रूल्स हैं वो दोनों पर अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सुपीरियर अथॉरिटी है वो भी सस्पेंड और रिवोक कर सकती है। इसके बाद आता है नेक्स्ट सबसेक्शन 7। यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई जैसे ही कन्विक्शन होगा किसी भी व्यक्ति का आर्म्स के मामले में या आर्म्स एक्ट से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं किसी कोर्ट में, उसके मामले में, तो जो कोर्ट कन्विक्शन कर रही है वहाँ पर वो क्या कर सकती है, जो होल्डर है उस लाइसेंस का, तो वो कोर्ट उस होल्डर के लाइसेंस को वहाँ पर सस्पेंड भी कर सकती है और रिवोक भी कर सकती है, ठीक है। तो जो कोर्ट यहाँ पर कन्विक्ट कर रही है होल्डर को, वो सस्पेंड कर सकती है, रिवोक कर सकती है। अब इसका एक एक्सेप्शन है, वो क्या है कि अगर कन्विक्शन सेटिसाइड हो जाता है तो जो सस्पेंशन और रिवोकेशन था वो ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगा। इसके बाद आता है सबसेक्शन 8। यहाँ पर अपीलिएट कोर्ट और हाई कोर्ट की बात करी जा रही है। तो सस्पेंशन को और रिवोकेशन का ऑर्डर अंडर सेक्शन 17 का सबसेक्शन 7, ठीक है, ये अपीलिएट कोर्ट के द्वारा या फिर हाई कोर्ट के द्वारा भी दिया जा सकता है इन द केस ऑफ जब वो अपनी पावर ऑफ रिविजन एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी अपीलिएट कोर्ट हैं वो सस्पेंड कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं, और जो हाई कोर्ट है वो भी कर सकते हैं जब वो अपनी पावर ऑफ रिविज़न, ठीक है, अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद है सबसेक्शन 9, जिसमें कहा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गज़ट में निकाल करके नोटिफिकेशन को सस्पेंड कर सकता है और रिवोक कर सकता है लाइसेंस को, ठीक है, और डायरेक्ट कर सकता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी को सस्पेंड करने के लिए, रिवोक करने के लिए वो सारे लाइसेंस और किसी भी अदर कुछ लाइसेंस के अगर बारे में बात करी जा रही है, सारे के सारे या फिर कुछ पूरे इंडिया में या फिर किसी स्पेसिफिक पार्ट पर। इसके बाद आता है सबसेक्शन 10, मस्ट सरेंडर लाइसेंस, ठीक है। जैसे ही सस्पेंशन हो जाएगा या रिवोकेशन हो जाएगा लाइसेंस का इस सेक्शन के अंडर में, तो जो होल्डर है उसका, वो जिसने भी सस्पेंशन या रिवोकेशन का ऑर्डर निकाला है उस अथॉरिटी के सामने उस लाइसेंस को विदाउट डिले सरेंडर कर देगा जा कर के, ठीक है। और यदि उस ऑर्डर में उन्होंने कोई स्पेसिफिक अथॉरिटी बताई है तो उस अथॉरिटी के सामने वो उसको पेश कर देगा।
तो क्या है ये, लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने अगर किया है तो उसके सामने पेश करेगा, अगर किसी और अथॉरिटी ने किया है तो उसके सामने। तो लाइसेंस जैसे ही सस्पेंड या रिवोक होगा तो सरेंडर किया जाएगा उसको इमीडिएटली, और क्या किया जाएगा, जो अथॉरिटी जिसने उसको रिवोक किया है या फिर जिसने जो भी अथॉरिटी उसमें स्पेसिफाई करी गई ऑर्डर में उसके सामने उसको दे देगा। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 18। सेक्शन 18 में हमने अपील्स के बारे में बात करी है। सब सेक्शन 1 कहता है कि कौन अपील कर सकता है, अगेंस्ट किसके द्वारा अपील करी जा सकती है, किसके अगेंस्ट, ठीक है। तो इसमें कहा जा सकता है जो भी अग्रीव्ड पर्सन है। अब अग्रीव्ड पर्सन कौन होगा, जिसके अगेंस्ट में ऐसा ऑर्डर किया गया है लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा कि भाई आपको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, रिफ्यूज़ कर दिया गया है, या फिर कंडीशन वेरी कर दी गई हैं, या फिर जो उसका लाइसेंस था उसको सस्पेंड कर दिया गया है या फिर रिवोक कर दिया गया है। ओके, तो अगर ऐसा कुछ किया गया है तो जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसके उस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील लेकर के आई जा सकती है। ओके, सो यहाँ पर 3 ऑर्डर्स हैं जिनको अपील किया जा सकता है, रिफ्यूज़ल का, वेरिएशन का और सस्पेंशन एंड रिवोकेशन का। ओके, अब क्या होगा, कौन लेकर के आएगा, जो भी पर्सन अग्रीव्ड है वो कहाँ पर लेकर के जाएगा, अपीलेट अथॉरिटी में, ठीक है। जो अपीलेट अथॉरिटी है वो प्रिस्क्राइब्ड करी जाएगी, लेकिन वहीं पर इसका जो प्रोवाइज़ो है वो आ जाता है एक्सेप्शन। ये कह रहा है कि भाई कोई भी अपील आप तब लेकर के नहीं आ सकते हो अगर कोई ऑर्डर मेड आउट किया गया है या डायरेक्शन के अंडर में बनाया गया है गवर्नमेंट के। तो अगर गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऑर्डर दिया गया है, उनके डायरेक्शन में दिया गया है, तो आप कोई अपील लेकर के नहीं आ सकते। इसके बाद आता है सबसेक्शन 2 जिसमें अपील मस्ट बी विद इन टाइम लिखा हुआ है। मतलब कोई भी अपील जो लेकर के आप आ रहे हो वो एडमिट नहीं करी जाएगी अगर वो आपने जो भी प्रिस्क्राइब टाइम था उसके बाद लेकर के आते हो अगर आप, और जो प्रिस्क्राइब टाइम था वो एक्सपायर हो चुका है तो वो आपकी अपील मानी नहीं जाएगी, ठीक है, एडमिट नहीं करी जाएगी। तो इसका एक्सेप्शन जो है वो प्रोवाइज़ो में है। इसमें कहा जा रहा है जो अपील है वो एडमिट करी जाएगी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अपीलियट, अगर सेटिस्फाई कर दे अपीलेट अथॉरिटी को अपीलेंट, अगर लेकर के आ जाता है रीज़न कि भाई ये रीज़न थे, सफिशेंट कॉज वो बता देता है, तो वहाँ पर जो भी पर्टिकुलर पीरियड में उसके पास कोई ना कोई रीज़न था या ऐसा था, तो अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है अपीलेंट अथॉरिटी तो क्या होगा, तो उसको अलाउ कर दिया जाएगा कि भाई आप लेकर के आ सकते हो। इसी के साथ है सबसेक्शन 3 जिसमें बात की जा रही है टाइम कंप्यूटेशन के बारे में। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो टाइम हम देखते हैं अपील लाने के लिए, जो प्रिस्क्राइब टाइम यहाँ पर दिया हुआ है उसको हम कंप्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1908 के अकॉर्डिंग। मतलब जो टाइम गिना जाएगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टाइम जो है यही हमारी टाइम लिमिट है क्या, तो ये किसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा, लिमिटेशन एक्ट के द्वारा। इसके बाद आता है हमारा सबसेक्शन 4 फॉर्मेट ऑफ अपील, ठीक है। इसमें इसमें कहा जा रहा है कि जो भी आप अपील लेकर के आओगे उसके लिए पिटीशन लेकर के आओगे आप राइटिंग में, और उस पिटीशन के साथ में ब्रीफ स्टेटमेंट होगा उन रीज़न्स का कि भाई जो ऑर्डर्स आप अपील में लेकर के आ रहे हो, जिनके अगेंस्ट में आप अपील लेकर के आ रहे हो वो क्यों लेकर के आ रहे हो, साथ ही साथ जो भी फ़ीस होगी उसकी वो जो प्रिस्क्राइब करी जा रही है रूल्स में वो फ़ीस लगाओगे आप, ये सारी ही चीज़ें आप करोगे। ये तरीके का फॉर्मेट रहेगा अपील लेकर के आने का। तो यहाँ पर 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, पिटीशन होनी चाहिए राइटिंग में, ब्रीफ स्टेटमेंट होना चाहिए और फ़ीस होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है सबसेक्शन 5 इसमें बताया जा रहा है प्रोसीजर फॉर अपील। अब अपील का प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा जो कि प्रिस्क्राइब्ड किया जा रहा है यहाँ पर। तो प्रिस्क्राइब कहाँ है, रूल्स में। तो रूल्स में जो भी प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है वो फॉलो किया जाएगा। इसके बाद प्रोवाइज़ो में कहा जा रहा है कि भाई कोई भी अपील को डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलेंट को एक रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती हर्ट करने की, सुनने की, ठीक है। जैसे इसको सुन लिया जाएगा उसके बाद ही उसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। आर्म्स एक्ट में क्या है, अलग से रूल्स दिए हुए हैं, तो वो रूल्स थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आता है सबसेक्शन 6 जिसमें बात करी जाती है कि भाई जो ऑर्डर जिसके अगेंस्ट में अपील लेकर के आए हो आप, जब तक वो अपील डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती है तब तक वो जो ऑर्डर है वो आपका वैसा का वैसा ही रहेगा, वो आपका ख़त्म नहीं होगा, वो इन्फोर्समेंट में रहेगा। ओके, इसको देख सकते हैं ऐसे, जैसे ही अपील चल रही है तो उस अपील के ड्यूरिंग में वो जो ऑर्डर है वो स्टिल वैलिड रहेगा, और जो अपीलेंट अथॉरिटी है, ठीक है, वो जब तक कि अलग से ऑर्डर ना दे दे कि भाई अब ये वैलिड नहीं है, अगर इसके लिए अपील शुरू हो गई है तो। इसके बाद आता है सबसेक्शन 7
इसमें कहा जा रहा है हर एक ऑर्डर, ठीक है, जो अपीलेट अथॉरिटी का है, जिसमें कंफर्म किया जा रहा है, मॉडिफाई किया जा रहा है, रिवर्स किया जा रहा है, या किसी भी प्रकार से उस ऑर्डर के अगेंस्ट में जो अपील हुई थी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो जो अपीलेंट अथॉरिटी ने जो ऑर्डर निकाला है वो यहाँ पर फाइनल होगा। ओके, अपीलेट अथॉरिटी का जो डिसीजन है वो फाइनल होगा, उसके बाद कोई फर्दर अपील नहीं होगी। यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है सेक्शन 18।